हेलो दोस्तों, मैं तेरस यादव आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल नित्य हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से सीजी सेट यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप लोग सीजी सेट के एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो आइए देखते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भाषा वक्तव्यम वाची अर्थात व्यक्तवाणी भाष्यते व्यक्तव्यम रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। तो हम लोग देखते हैं भारतीय विद्वानों के अनुसार भाषा की परिभाषा क्या है। तो पहला है व्यक्तवाची वर्णा ऐसा त इमे व्यक्तवाचा अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। यह किसने कहा है? पतंजलि ने। दूसरा है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकते हैं। यह किसका है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। यह है कामता प्रसाद गुरु जी का। तीसरा है मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। यह है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। चौथा है भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीरवयों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह है डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री का। पांचवा है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना। छठवा है अर्थवान कंठोदीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। किसका है? सुकुमार सक्सेना का। सातवां भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। भोलानाथ तिवारी जी का। दोस्तों, यदि आप लोग हिंदी विषय से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी भाषा का विज्ञान है तो आप लोग भाषा की परिभाषा ज़रूर तैयार रखें, क्योंकि ये हिंदी भाषा की जो उद्भव और विकास है उसमें से भाषा की परिभाषा का क्वेश्चन हर बार आता है। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण। आप सभी लोग जितने भी परिभाषा दिए गए हैं उनको अच्छे से याद कर लेना। विश्व की भाषा और वर्गीकरण। कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है, किंतु कुछ विद्वान अनुमानतः इसकी संख्या 3000 बताते हैं। संसार की भाषाओं के दो प्रकार के वर्गीकरण हैं। पहला आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। पहला उसके आकृति के अनुसार है और दूसरा उसके पारिवारिक ढांचे के अनुसार। तो पहला है आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक रचनात्मक व्याकरणिक वाक्यात्मक पदात्मक पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। वाक्य रचना एवं रूप रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। इसको आप लोग याद रखना कि सर्वप्रथम विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण किसने किया था? प्रोफेसर स्लेगल ने। आकृति मूलक वर्गीकरण का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसका वंश वृक्ष। तो सबसे पहले भाषा, फिर अयोगात्मक, दूसरा है योगात्मक। तो अयोगात्मक के अंदर तो कुछ भी नहीं है। योगात्मक के अंदर आने वाला है अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। तो योगात्मक के अंदर 3 भाषाएं आती है, अश्लिष्ट भाषा, संश्लिष्ट भाषा और प्रश्लिष्ट भाषा।
तो अश्लिष्ट भाषा के अंतर्गत है पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक और इसमें और है अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक, जिसमें का 2 छूट गया है। तो इसमें अश्लिष्ट के अंदर 4 आता है, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक और अंत योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। और श्लिष्ट के अंदर आता है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी के अंदर आता है संयोगात्मक और वियोगात्मक, और बहिर्मुखी के अंदर आता है संयोगात्मक और वियोगात्मक, दोनों के अंदर आता है। और प्रश्लिष्ट के अंदर आता है पूर्ण प्रश्लिष्ट, आंशिक प्रश्लिष्ट, ये 2 आते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे भाषा की पारिवारिक वर्गीकरण को। पहले हमने देखा आकृति मूलक वर्गीकरण, अब देखेंगे पारिवारिक वर्गीकरण। वंशात्मक, वंशानुक्रमक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। परिवार वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न है। पहला है पद रचना, दूसरा वाक्य रचना, तीसरा ध्वनि रचना, चौथा अर्थ और पांचवा शब्द रचना और छठवां स्थानिक समीपता। ये इन सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विल्हेम फॉन ह्यूमबोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इसकी संख्या 13 मानी है। पीड्रेस म्यूलर ने इसकी संख्या 100 मानी है। निर्वाचित रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी जाती है, जो निम्न है। तो आगे देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से 18 भाषा परिवार है जिनको प्रमुखता दी जाती है। तो देखते हैं प्रमुख भाषा परिवार। भारोपीय, भारत यूरोपीय, द्रविड़ परिवार, काकेशी परिवार, बुरुस्की परिवार, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युतराई परिवार, बास्क परिवार, सामी हामी परिवार। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामी हामी परिवार क्या है। सूदानी परिवार, बंतू परिवार, होतेंतो बुसानी परिवार। मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, अमेरिकी परिवार। तो हम लोगों ने देखा 8 भाषा परिवार को। अब देखेंगे भारोपीय परिवार को। तो भारोपीय परिवार का है, भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर सत्तम और केतुम 2 वर्गों में बांटा जाता है। सत्तम वर्ग भारत ईरानी आर्य, बाल्टो इस्लाविक, आर्मेनिक, अल्बानी ईरानी, ये है सत्तम वर्ग के अंदर 4 भाषाएं परिवार आती है। और केतुम वर्ग के अंदर 10 आते हैं, उसमें 6 आते हैं। जर्मानिक, कैटालिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइक, इटालिक। ने भारत ईरानी की 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है। पहला ईरानी, दूसरा दादर और तीसरा भारतीय आर्य भाषा। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ अवेस्ता। अवेस्ता का अर्थ शास्त्र है। अवेस्ता को बैक्टीरियल की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्टीरियम भी कहा जाता है। कुछ लोग भूलवश अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। तो शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है, याद रखना, कहीं भी पूछ देगा अगर तो। भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व है, 8000 लिखा गया है, सॉरी, 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन आर्य भाषा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। पाली है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक। प्राकृत है 5 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। भाषा है 1000 से अब तक।
तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 1 से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही रोज़ हम लोग एक एक यूनिट करते जाएंगे और उसका जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते जाएगा उसको आपको मैं करवाते जाऊंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा से बनने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला है, हिंदी भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? द्रविड़ भाषा, भारोपीय भाषा परिवार, आष्ट्रिक भाषा परिवार, तिब्बतीय वर्मी भाषा परिवार। तो आप लोग बताइए कि हिंदी भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारोपीय भाषा परिवार। दूसरा है, हिंदी का विकास मुख्यतः किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो आप लोग बताइए कि हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सौरसेनी अपभ्रंश। आगे देखते हैं। हिंदी के विकास की सही क्रमिक श्रृंखला कौन सी है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो आप लोग बताइए कि हिंदी के विकास में सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए। सबसे पहले है संस्कृत, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद आया हिंदी। चौथा देखते हैं, भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? केवल मनोरंजन करना, विचारों का एवं भावों का संप्रेषण करना, केवल लेखन करना, केवल साहित्यिक सृजन करना। तो बताइए भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? इसका सही आंसर है विचारों एवं भावों का संप्रेषण करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भाषा विज्ञान का अध्ययन मुख्यतः किस वैज्ञानिक अध्ययन में है? साहित्य का, भाषा का, इतिहास का, समाज का। तो आप लोग बताइए कि भाषा विज्ञान का अध्ययन मुख्यतः किस में किया जाता है? पांचवा का सही आंसर क्या होगा? भाषा का। भाषा विज्ञान का अध्ययन भाषा का किया जाता है। आगे देखते हैं छठवां, ध्वनि का अध्ययन भाषा विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? रूपिम विज्ञान, वाक्य विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, अर्थ विज्ञान। तो बताइए कि ध्वनि का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो ध्वनि का अध्ययन ध्वनि विज्ञान में किया जाता है। इसका सही आंसर होगा सी। अगला देखते हैं, शब्दों की संरचना एवं रूप परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है? ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान। तो बताइए शब्दों की संरचना एवं रूप परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा रूप परिवर्तन का अध्ययन रूप विज्ञान। अगला है, वाक्यों की संरचना का अध्ययन किसमें किया गया है? बताइए वाक्यों की संरचना का अध्ययन किसमें किया गया है? वाक्य विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान और कोश विज्ञान। तो आठवां का है, वाक्यों की संरचना का अध्ययन वाक्य विज्ञान में किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, शब्दों के अर्थ का अध्ययन किस शाखा में होता है? ध्वनि विज्ञान, अर्थ विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान। तो बताइए शब्दों के अर्थ का अध्ययन किस शाखा में होता है? क्वेश्चन नंबर 9, शब्दों के अर्थ का किस में होगा? अर्थ विज्ञान में। तो इसका सही आंसर है अर्थ विज्ञान। हिंदी की मानक बोली के रूप में किस बोली को स्वीकार किया गया है? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। 10वां का सही जवाब दीजिए। हिंदी की मानक बोली के रूप में किस बोली को स्वीकार किया गया है? खड़ी बोली को। अगला देखते हैं,
ब्रज भाषा का प्रमुख साहित्यिक क्षेत्र किससे संबंधित है? कृष्ण भक्ति, वीर गाथा, आधुनिक गाथा, वैज्ञानिक साहित्य। ब्रज भाषा का प्रमुख साहित्यिक क्षेत्र किससे संबंधित है? 11वां का सही है कृष्ण भक्ति से। अगला है अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, साकेत। तो बताइए अवधि भाषा में सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? ये क्वेश्चन जो है यूनिट 2 से भी बनने वाला है, लेकिन इसमें अवधि भाषा का दिया है, इसीलिए इसको यूनिट 1 में भी रख दी हूँ। बताइए 12वां का सही आंसर क्या होगा? अवधि भाषा में सर्वप्रथम जो महाकाव्य बना था वह था रामचरितमानस। अगला देखते हैं रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? सूर, कबीर, तुलसी, जयसी। तो 13 का बताइए सही आंसर होगा तुलसीदास। ये दोनों यूनिट 2 के हैं। भाषा की सबसे छोटी अर्थभेदक इकाई क्या कहलाती है? वाक्य, शब्द, रूपी, अनुच्छेद। बताइए भाषा की सबसे छोटी अर्थभेदक इकाई क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 16। ये कहलाता है रूपीम। इसका सही आंसर होगा सी, रूपीम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दो या अधिक भाषाओं के संपर्क से होने वाली भाषाई परिवर्तन का अध्ययन किससे संबंधित है? भाषा संपर्क से, छंद शास्त्र से, अलंकार शास्त्र से, काव्य शास्त्र से। तो बताइए दो या अधिक भाषाओं के संपर्क से होने वाली भाषाई परिवर्तन का अध्ययन किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा ए, भाषा संपर्क। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बोली और भाषा में प्रमुख अंतर किस आधार पर देखा जाता है? केवल लिपि के आधार पर, केवल शब्द संख्या के आधार पर, सामाजिक, भौगोलिक एवं मानवीकरण संबंधी आधार पर, केवल उच्चारण के आधार पर। तो बताइए बोली और भाषा में प्रमुख अंतर किस आधार पर देखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 सामाजिक और भौगोलिक एवं मानवीकरण संबंधी आधार पर देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब होगा सी। अगला है 19। हिंदी की देवनागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होगा? हिंदी की देवनागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? तो हिंदी की देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। अगला है निम्न में से कौन सा भाषा विज्ञान का अंग नहीं है? ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, रसशास्त्र। तो बताइए निम्न में से कौन सा भाषा विज्ञान का अंग नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा रसशास्त्र। तो दोस्तों आज की हमारी यूनिट 1 की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नित्या हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूजीसी नेट और सीजी सेट की आगे की सभी क्लास आपको समय पर मिलती रहे। और हाँ, आज जो भी पढ़ाया गया है उसका एक बार रिवीजन ज़रूर करें और अपने नोट्स बनाते रहें। अगली क्लास में हम यूनिट